Assalamu alaikum, dear students. As you know, this is our chapter 4th. We are reading about the regional kingdoms, in which we have read in our previous lecture about Kashmir, Marwar, Jaunpur, Bengal, Gujarat, Khandesh. In these 5-6 regional empires, we read about their rulers. We read how the foundation stone of these regional empires were laid by the different people. But our new topic, that is Vijayanagar kingdom, we have in this chapter, in this topic, we have to read about it, about the Vijayanagar kingdom. And it was very powerful than the previous kingdoms like as Kashmir, Marwar, Jaunpur, etc., Gujarat, Bengal. And in this unit, in this lecture, we will talk about its administration and other things. This kingdom starts from the Vijayanagar kingdom starts from the 1336 and 1646. In other words, 1336 to 1646 centuries. And in our introduction, first of all, we will talk about what was its main area. इसका मेन एरिया कहाँ पर रहा कि जहाँ पर ये हुकूमत कर रहे थे. जैसे कि हमने उनके पिछले हुकूमतों के बारे में पढ़ा, जो रीजनल किंगडम्स हमने इससे पहले पढ़ी, जिसमें हमने कश्मीर के बारे में पढ़ा या जौनपुर, गुजरात, बंगाल के बारे में पढ़ा. तब जब कि हम विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, तब यहाँ पर दिस वाज नॉट फिक्सड. हाउएवर, if it was fixed to a particular part, but this was not so much later as we have talked about the Gujarat, Bengal or Kashmir, but this was the whole South India. ये पूरा क्या आता था? साउथ इंडिया आता था. ये ऐसे नहीं था कि जैसे कि हमने इससे पहले कहा कि कश्मीर का एरिया ही था या बंगाल का ही था. नहीं, इसमें बहुत सारी स्टेट्स जो कि आज साउथ इंडिया में हैं, उन सब पर ये हमारे बुक में भी जो मैप दिखाया गया है उस पर लिखा गया है कि विजयनगर की हुकूमत कहाँ तक. Now talking about the Vijayanagar kingdom, this kingdom was very powerful as compared to the other kingdoms, kingdoms that we have talked in the previous lecture. This kingdom was very powerful. This kingdom consists of the parts of South India like as Mysore at that time was very famous. Now that comes in the states of Karnataka. In the state of Karnataka, that means the Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, all these states were under the kingdom of Vijayanagara. It has, and number second, those kingdoms which we have talked in previous lectures, but this kingdom has ruled for 3 centuries in India. That means ये थोड़े से सालों के लिए नहीं रही या 1-2 से, बल्कि ये रही यहाँ कहाँ तक रही, ये 300 साल तक इसने हुकूमत की. जैसे कि मैंने पहले भी लिखा ही है, यहाँ हमारी बुक पर भी लिखा गया है 1336 to 1646. These comprise more than 300 years. तो 300 साल तक इसने कहाँ पर हुकूमत की? साउथ पार्ट ऑफ इंडिया पर हुकूमत की. एंड दिस किंगडम एक्सटेंड ओवर साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी आता है. जैसे कि मैं कहता ही आपको, ये साउदर्न पार्ट ऑफ द किंगडम भी है. तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये बलेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका जो है वहाँ से शुरू होता है. तो एंड देन इसमें और कौन कौन सी जगह आते हैं? जैसे मैसूर आता है, ट्रेनोपोली आता है, कनारा आता है, पोंडोचेरी आती हैं, चिंगलापत आता है, और ऐसी आता है इसमें कंचीवाराम. जैसे कि हमारे बुक पर इन तमाम जगहों का नाम लिखा भी गया है, तो मैं यहाँ पर आपको खाली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ. तो अब हम आगे चलते हैं, तो इसके बारे में हम दूसरी एक बात भी करते हैं कि इस किंगडम की जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखी थी. तो ये 2 ब्रदर्स थे, एक का नाम हाका था एंड दूसरे का नाम बुक्का राव था, और इसे कहते थे, एक का नाम था हरिहरा फर्स्ट, इसका निक नेम था हाका, और दूसरे का नाम था बुकी रावा. तो इन्होंने ये इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी. तो दूसरी बात ये है, ये जो किंगडम है, इट वाज ऑन द साउथ बैंक ऑफ
तुंगनबदारा रिवर। तो इसकी जो ये थी तो ये कहाँ पर थी, ये तुंगनबदारा रिवर के यहाँ थी। तो जो हम अभी दूसरे स्लाइड में भी आपको दिखाएंगे। That means it was on the south bank of तुंगनबदारा रिवर। तो ये कहाँ पर था, तो ये यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी इस स्लाइड में, ये अच्छे से मैंने लिखा भी है। तुंगनबदारा रिवर जो है ये नियर अनुगोडी फोर्ट्रेस हैं, विजयनगर अंपायर हैं। तो इस अंपायर को जो कंसोलिडेट किया है तो वो असल में हरिहरा था। तो उसका जो मैंने निक नेम भी बताया हाका था, तो उसने इसको कंसोलिडेट किया। बट द एम्पायर वाज वेरी मच एक्सटेंडेड बाय द बुकोरावा। तो बुकोरावा ने इसको बहुत एक्सटेंड किया है, बहुत एक्सटेंड कर दिया। और ही वाज ए मैन हु डिफेंडेड इट फॉर वेरियस टाइम्स एंड सिक्योर फॉर इट्स लोकेशन। तो इसकी लोकेशन भी इसी ने ही अपने हाथों में रखी, इसकी लोकेशन को सेफ रखा, इसकी लोकेशन को सेफ रखा। तो इसी वजह से ये हुकूमत कितने साल चली, ये कम से कम 300 साल तक चली। नाउ आगे चलकर हम देखते हैं कि इनका मज़हब क्या था, जो इनके किंग थे तो ये किस मज़हब से थे। दूसरी बात हम ये भी पढ़ेंगे कि वेदर दे वर fond of this आर्ट कल्चर आर्किटेक्चर, इनके यहाँ ये भी कैसा था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहली बात जो यहाँ पर आती है तो वो ये है, द रूलर्स followed Hindu religion. That means they were strict worshippers of the Hindu gods and goddesses. In other words, though they were followers of Hindu religion, they were not followers of any other religion. तो जैसे कि हमने उससे पहले भी पढ़ा है कि बहुत सारे यहाँ पर जो मुस्लिम रूलर्स भी थे, जैसे हमने दिल्ली सुल्तान में पढ़ा कि वहाँ पर slave dynasty Khalji, others they were the Muslim rulers, but these people who were the rulers in the Vijayanagar administration empire kingdom, they were Hindu by religion. They were Hindu, and they were very much they were strictly worshipping the Hindu gods and goddesses. But the other part of their life is that they also were tolerant towards the other religions. तो ये दूसरी बात इनमें ये भी आती है, empires were, these kings were also patrons of art and architecture, म्यूजिक, स्ट्रीम्स ऑफ म्यूजिक, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर, ये इसके भी बहुत ज़्यादा दिलदादा थे, या मैं जिसे कहूँगा कि इसका भी बहुत अच्छा शौक़ रखते थे। इन्होंने इसको ज़वाल में नहीं लाया बल्कि इसको फ़रोग ही दे दिया। तो दूसरी तरफ हम इनकी बात इनके यहाँ देखेंगे तो इकनॉमी जो है इनकी वो बहुत अच्छी थी। इन अदर वर्ड्स इन्होंने इकनॉमी को भी बहुत अच्छा फ़रोग दे दिया, जो हम अगले टॉपिक में अच्छे से पढ़ेंगे। एक बड़ा टॉपिक हमारे यहाँ इकनॉमी का भी लिखा गया है, तो उसमें इसकी बात हम ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम इनकी ग्रोथ रेट के बारे में इकनॉमी में पढ़ेंगे, तो इनकी जो इकनॉमी थी वो ज़वाल पजीर नहीं थी, खस्ता नहीं थी, बल्कि इनकी मईशी हालत बहुत ही अच्छी थी। तो इसलिए ये माने जाते भी हैं। तो इतना ही नहीं है कि इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए हैं जो आज भी बहुत सी जगहों पर मौजूद हैं साउथ इंडिया में, जो इनकी याद को ताज़ा करते हैं। As you know it very well that when we were talking about the Tughlaq dynasty and other dynasties or Khalji dynasty, we have a case study there in which we read about the Delhi Sultan in our case study, what was their administration and who was at the highest position and who were running the administration, different offices. Same is the case here. We have to talk about the administration of the Vijayanagar kingdom. Though here rulers had set a very efficient administration. जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात जब हम करेंगे विजयनगर की, तो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ही एफिशिएंट थी, बहुत ही अच्छी थी। इसमें ये नहीं था कि हम आज जो देखते हैं कि करप्शन है, तो दूसरी बातें भी हमारे यहाँ हो रही हैं, तो इसमें वो चीज़ें
موجود نہیں تھی. یہ بہت ہی اچھی اور ایفیشینٹ ایڈمنسٹریشن تھی. تو پر ایک ایڈمنسٹریشن کا اپنا ایک آرڈر ہوتا ہے, ہیرارکی ہوتی ہے, فرام ہائر ٹو لوور ہوتا ہے. تو ہم بھی اس میں ایسے ہی پڑھیں گے کہ اس میں کون کہاں پر تھا, اس کی کیا پوزیشن تھی. جیسے کہ ہم نے وہاں پر پڑھا تو وہاں پر سلطان جو تھا, بادشاہ جو ہوا کرتا تھا, وہ ایٹ دا ٹاپ لیول ہوا کرتا تھا. اس کے بعد اس کے بھی وزیرز آتے تھے, نوبلز آتے تھے. تو ایسے ہی ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے, کچھ مختلف نہیں ہے. تو وہ بھی ہم پڑھیں گے. تو ایٹ دا ٹاپ واز کنگ. کنگ واز دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. جیسے کہ ہم نے وہاں پر بھی پڑھا تو یہاں بھی ایسا ہی ہم پڑھیں گے. تو جو کنگ تھا وجے نگر امپائر, ہی واز دا فاؤنٹین ہیڈ آف آل دا پاورس ان دا اسٹیٹ. ہی واز دا سپریم اتھارٹی آف سول, military and judicial matters. That means if anything happens, the supreme authority lies in the hands of king. In other words, جو بھی کچھ کرنا تھا یا کسی بارے میں کوئی بھی جو حتمی رائے ہوا کرے گی, ان دنوں تو وہ کون دیا کرتا تھا, وہ بادشاہ ہی دیا کرتا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور کی رائے مانی جاتی تھی. تو دوسری بات یہ ہے, ہی واز ریکوائرڈ ٹو رول اکارڈنگ ٹو دا دھرما. جیسے میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے, ہی واز ریکوائرڈ ٹو رول ایز پر دھرما. دھرما اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو دھرما اصل میں مذہب کو ہی کہتے ہیں. جیسے یہ ہندو ٹرمنالوجی میں آتا ہے, تو ہم اپنے یہاں کہتے ہیں کہ جو اسلامک رول ہیں, اٹ مسٹ رن ایز پر دا اسلامک لا. تو ان کے یہاں بھی یہ بھی ایسا ہی سوچتے تھے کہ ہمارا جو قانون ہے, ہماری جو حکومت ہے, یہ کس کے یہاں چلے, یہ بھی اپنے ہندو طور طریقوں کے ساتھ چلے. اور اس کا جو سب سے بڑا ماننا تھا وہ یہ تھا کہ ٹو کیپ دا پیپل, ٹو ہیو گڈ ول اینڈ ویلفیئر آف دا پیپل اینڈ برنگ پیس اینڈ پراسپیرٹی ٹو دا kingdom. That was the motive of the dharma at that time, and that was the motive of the king. Not only this, we have the ideal of the kingship. جیسا کہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو پریزنٹ رولرز ہیں, یہ زیادہ تر میکاولی, جب آپ بڑے کلاسوں میں چلے جاؤ گے تو اس کے اپنے 14 پرنسپلز ہیں, اس نے دیے ہیں میکاولی نے. تو میکاولی کے یہاں جو پرنسپلز ہیں, انہی کے یہاں آج زیادہ تر لوگ ہمارے حکمران حکومت چلاتے ہیں یا رول کرتے ہیں, اسی کے پرنسپلز کو فالو کر کے کہ ہم کو لوگ ہمارے یہاں ووٹ کیسے ڈالے. اس نے جو باتیں کہی ہیں کہ ٹو رن ایڈمنسٹریشن, ٹو بی ان پاور. تو ان کے یہاں بھی ایک ایسی بات ہے, اس کا نام ہے کرشنا دیوا راوا. تو کرشنا دیوا راوا جو تھا, یہ ایک آتھر ہیں, اور اس کی ایک بک بھی ہے, امو کٹا مل وادا. یہ اس کی ایک بک ہے. اس میں لکھا ہے کہ بادشاہ کو کیسا ہونا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, ڈوز اینڈ ڈو ناٹس, اس نے لکھا ہے ان کے بارے میں. تو اس نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ کنگ جب حکومت کرے تو وہ کیسے کرے. تو a king should rule with the help of his people, skilled in statecraft, should investigate the mine yielding precious metals in his kingdom. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ کنگ جو حکومت کرے تو اس کی حکومت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ول آف دا پیپل اپنے ہاتھ پہ لینا چاہیے. اس کے بغیر اپنی حکومت کو یہ چلا نہیں سکتے ہیں. دوسری بات, جہاں کہیں بھی میٹلز ہو, وہ کس بھی جیسے گولڈ ہیں, سلور ہیں, ان کی مائننگ کرنی چاہیے تاکہ یہ کس کے لیے کام آ جائیں, یہ حکومت کو کام آ جائے. ایسے اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ دیٹ دا کنگ شوڈ لیوی ٹیکس فرام دا پیپل اینڈ ہی شوڈ بی ایبل ٹو کریش ہز اینیمیز. یہی سب باتیں جو ہیں اس نے لکھی ہیں کہاں پر, اپنی اس کتاب میں, کرشنا دیوا راوا نے, کہ ایک بادشاہ کو کیسی حکومت کرنی چاہیے, اس کے یہاں کون کون سے باتیں ہونی چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہیں. اس کو ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے بارے میں لکھا ہے. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ابھی کچھ اور باتیں ایڈمنسٹریشن کے بارے. ناؤ جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کی, ایڈمنسٹریشن میں کنگ آتا ہے. تو جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات بتائی, میں نے آپ کو دوسرے ڈائناسٹیز کے بارے میں جب ہم مسلم امپائر کے بارے میں پڑھ رہے تھے, تو یہاں پر بھی جب ہم پڑھیں گے تو منسٹرز کی بات آتی ہیں. تو یہاں یہ جو پہلی بات ہے جو ہمیں پڑھنی ہے کہ اٹ واز اے واسٹ فیوڈل آرگنائزیشن. تو ان دنوں ذمہ داری نظام تھا, جیسے کہ آج ہمارے یہاں زمین پوری بانٹ دی گئی ہے. تو ان دنوں ایسا سسٹم نہیں تھا کہ کوئی ذمہ دار ہوتا تھا, اس کے یہاں 100-200 کنال کی لینڈ ہوتی تھی, تو اس پر لوگ کیا کرتے تھے, کاشتکاری کرتے تھے. تو وہ لوگ ہی بعد میں ان سے
ये लेते थे टैक्स वैक्स, तो वो बादशाह को पे करते थे. द एम्पायर वाज ए वास्ट फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन. एंड दूसरी बात ये है मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड नॉट इलेक्टेड. इन अदर वर्ड जैसे कि हम आज वोट डालते हैं तो उसके बाद हम अपने, मैं गाँव की लेवल से ही शुरू करता हूँ, तो हम अपने वार्ड मेंबर या अपने सरपंच को सिलेक्ट करते हैं. ऐसे ही हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं या बड़े लोग होते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती हैं, अभी तो आप छोटे हो, तो उनकी राइट टू वोट होता है, तो वो अपना वोट डालते हैं, अपने MLAs को इलेक्ट करते हैं. दैट मीन्स वी हैव एन इलेक्शन इन विच वी इलेक्ट द डिफरेंट पीपल फॉर different for our representation, so that they will represent us in the assembly in the different places. But here it was not election. There the ministers were not elected, but they were nominated by the king, because there was not such a system of election or kind of democracy. It was a king form of government, so monarchical form of government in which king elected the मिनिस्टर्स, नॉट द पीपल इलेक्टेड मिनिस्टर्स. जैसे कि हम यहाँ और उन दोनों के यहाँ बहुत फ़र्क हैं. तो मिनिस्टर्स के होने के साथ साथ वहाँ पर कुछ और भी ऑफिसर्स हुआ करेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स थे, वजीर्स जिनको कहा जाता था. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स थे वो कौन था? वो प्राइम मिनिस्टर था, वो चीफ ट्रेजरियर था और कस्टडियन ऑफ जेवल्स था. तो दो बातें तो बहुत आसान है. प्राइम मिनिस्टर जिसे वजीर कहा जाता था, उन दिनों तो चीफ ट्रेजरियर जो ट्रेजरी का मालिक हुआ करता था. जैसे आज हमारे यहाँ पर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है. और हमारे यहाँ एक और इदारा भी होता है जिसका नाम RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके यहाँ हमारे रिजर्व्स होते हैं, सारा पैसा यहाँ रहता है. तो उसके बाद हमारा एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है. तो कस्टडियन ऑफ जेवल्स में आएगा जो इनके यहाँ पूरे ख्याल रखता था, या जिसके पास डॉक्यूमेंट्स हुआ करेंगे कि कागजात हुआ करेंगे कि मेरे यहाँ मुल्क में या मेरे यहाँ किस किस के पास कितने जेवल्स हैं, कितने सोने और हीरे जवाहरात के ज़ख़ीरात हैं मौजूद हैं. वो इसी के यहाँ इन तमाम एक किस्म के ख़जानों का इल्म जो था वो किसके पास हुआ करेगा? वो द कस्टडियन ऑफ जेवल्स. और जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ये सबसे बड़ा पोस्ट है. जो मिनिस्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा पोस्ट किसका है? प्राइम मिनिस्टर का है. तो आफ्टर द किंग के बाद अगर किसी का बड़ा पोस्ट हुआ करेगा तो वो किसका था? वो प्राइम मिनिस्टर का था. तो प्राइम मिनिस्टर यूज्ड एड एंड एडवाइस किंग ऑन डिफरेंट मैटर्स. इन अदर वर्ड्स, जब कभी भी किंग को कोई काम करना होता तो वो किसके साथ मशवरा करता? प्राइम मिनिस्टर के साथ. दिस आइडेंटिफाइज द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. अब जब कि हमने मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ा, तो किंग के बारे में पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, तो हर किसी जगह जैसे हमने पहले ही बताया था, सुप्रीम अथॉरिटी वाज इन द हैंड्स ऑफ द किंग, like in judicial, military or civil affairs. But he has also a magnificent court. The court was attended by the different people. In them there were nobles, priests and other people, and these people may be from different professions. That was what they have established. They have established also a court. Now we have to talk about the other thing on how they were रनिंग देयर एडमिनिस्ट्रेशन. जैसा कि हम खुद भी देखते हैं कि घर में हमारे तमाम घर के रहने वाले हैं, तो मकान भी हैं, ज़मीन भी थोड़ी सी है जहाँ पर हमने मकान बनाया है, घर में घर के अफराद भी हैं, पर असल में घर को चलाना है तो चलाएंगे कैसे? उसके लिए पैसा होना चाहिए. तो पैसा लूट खसूर से तो आएगा नहीं, आसमान से भी नहीं आएगा. उसके लिए कुछ करना है, कुछ काम है. तो घर में कोई एक मुलाजिम होता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती बाड़ी के साथ होता है, कोई दूसरे काम के साथ होता है. इस तरह से हम महीने के बाद 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख का रुपया आ जाता है, तो हम इसे कहते हैं ये हमारी इनकम है. हमारी एक तो कोई कहता है मेरी इनकम इतनी है, मेरी इनकम इतनी है. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे जो इनकी मईशत है, इस पूरे को हम कहते हैं इकनॉमी, मईशत किसी घर की. तो ऐसे ही हम देखते हैं एक स्टेट की भी अपनी इकनॉमी होती है, तो इनकी भी अपना एक इकनॉमिक स्ट्रक्चर हुआ करता है. तो इनका भी जहाँ से इनको पैसा आता है, तो पहला जो है ये बहुत ही फेमस थे. विजयनगरा किंगडम जो फेमस थी, ये कौन सा काम ज़्यादा करते थे? वो ट्रेड का था. तो द आइटम्स ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड कॉटन,
सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, रूबीज, पेरल्स, डायमंड, जो कि हमारे यहाँ पूरा बुक पर लिखा भी गया है. ऑल दीज आइटम्स गुड्स दे यूज, तो दे यूज टू एक्सपोर्ट, तो ये इसका एक्सपोर्ट करते, पैसा भी आते. तो दूसरी बात है गवर्नमेंट को और पैसा कहाँ से आता था, वो लैंड रेवेन्यू था, लैंड टैक्सेशन थी, जैसे कि जिसे हम आज कश्मीरी में कहते हैं कि माली, ज़मीन का भरना पड़ रहा है, तो वो भी लैंड रेवेन्यू भरते थे. तो रेवेन्यू लोगों से जमा करते थे, ऐसे ही टैक्स भी भर दिया जाता था. दीज वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड ट्रेड ऑफ आइटम्स, जैसे मैंने आपको कहा भी हैं, सिल्वर हैं, कॉपर हैं, कैशू हैं, राइस, वीट, गोल्ड, ईटीसी. अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इकनॉमी कितनी स्ट्रांग थी. इस इकनॉमी में इन एवरी ईयर जो ये विजयनगर किंगडम थी, इस किंगडम में ये इतनी स्ट्रांग थी, इनकी मईशी हालत, इनकी इकनॉमी इतनी स्ट्रांग थी कि इसमें हर साल तकरीबन 1 करोड़ गोल्ड काइन्स जो हैं वो जमा किए जाते थे इनके ट्रेजरी में. इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये जो किंगडम थी, ये कितनी स्ट्रांग थी. दैट इज़ वाई दे हैव रूलड फॉर 300 years. So in our next lecture we will read about the architecture and temples and other things about the Vijayanagar administration. But please also go through the book. Thank you for today.